नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आपका स्वागत है हिंदुस्तानी एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, कमेंट करें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिंदी वर्णमाला के बारे में। क्या? हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला के बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। अल्पप्राण क्या होता है, महाप्राण क्या होता है, अघोष, सघोष, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, उच्चित व्यंजन, व्यंजन किसे कहते हैं, स्वर किसे कहते हैं, स्वर कितने प्रकार के होते हैं। आपको यहाँ से व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन होते हैं, उनके उच्चारण स्थान के बारे में भी बताया जाएगा। दोस्तों, बात की जाए वर्णमाला, तो वर्णमाला दो शब्दों से मिलके बना है, वर्ण प्लस माला, यानी कि वर्णों का सुव्यवस्थित क्रम ही वर्णमाला कहलाता है। वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है, इस ध्वनि को वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ध्वनि। जो ध्वनि होती है इसे ही क्या बोला जाता है? वर्ण। ध्वनि को क्या बोलते हैं? वर्ण। और वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या बोलते हैं? वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण हैं। कितने हैं? 52। 11 स्वर हैं, 4 अंतस्थ हैं, 4 संयुक्त व्यंजन हैं, 2 आगत हैं। आगत क्या है? जो बाहर से आए हुए। 25 स्पर्श व्यंजन हैं, 4 ऊष्म हैं, 2 द्विगुण व्यंजन हैं। जो दो द्विगुण व्यंजन हैं, इन्हें द्विगुण क्यों बोला जाता है, इसके बारे में भी बात करेंगे। दोस्तों, बात की जाए स्वर के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे स्वर क्या होते हैं। स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं, जिन्हें किसी की सहायता से नहीं बोला जाता है। मूलतः स्वरों की संख्या 11 होती है। कितनी होती है? 11। ये जो हैं, ये मूल स्वर हैं, और यदि अंग, आह, अयोगवा को शामिल कर दिया जाए तो स्वरों की संख्या 13 हो जाती है। लेकिन मूल जो होते हैं, मूल वर्ण होते हैं, वो कितने होते हैं? 11। 11 मूल वर्ण होते हैं। स्वरों का वर्गीकरण। मात्रा या उच्चारण के आधार पर। किसके? मात्रा या उच्चारण के आधार पर। ह्रस्व स्वर। अगर आपको बताया जाए कि ह्रस्व स्वर क्या होते हैं, दीर्घ क्या होते हैं, प्लुप्त क्या होते हैं, तो ह्रस्व स्वर वो स्वर कहलाते हैं जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, यानी कि एक मात्रा का समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। और आपको बता दिया जाए कि जो आ बोलते हैं, आ से अनार, इसकी कोई मात्रा नहीं होती। क्या? इसकी कोई मात्रा नहीं होती है। ह्रस्व स्वर की परिभाषा देखें। जिनके उच्चारण में कम समय लगता है या एक मात्रा का समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। आ, ई, उ और री, ये जो 4 हैं, ये मूल स्वर कहलाते हैं, ये ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 4। दोस्तों, हमने स्वर के बारे में सीखा, वर्णमाला के बारे में सीखा, वर्ण के बारे में सीखा। वर्ण क्या है? ध्वनि है। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है, और ध्वनि को ही वर्ण कहते हैं। फिर हमने सीखा स्वर। स्वर किसे कहते हैं? जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। अब हम सीख रहे हैं स्वर के बारे में कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं। स्वर 3 प्रकार के होते हैं। ह्रस्व स्वर होते हैं, दीर्घ स्वर होते हैं, प्लुप्त होते हैं। अब सीखेंगे दीर्घ स्वर क्या होते हैं। जिनके उच्चारण में ह्रस्व से अधिक समय लगता है या 2 मात्रा का समय लगता है। जिनके उच्चारण में ह्रस्व से अधिक समय लगता है, लेकिन प्लुप्त स्वर से, ये जो प्लुप्त स्वर होते हैं, इनसे कम समय लगता है या 2 मात्रा का समय लगता है। ह्रस्व के बाद जितने भी स्वर बचते हैं,
वो दीर्घ स्वर होते हैं। यानी कि दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, बड़ा आ, बड़ी ई, ऊ, ए, आई, ओ और औ। ये क्या है? ये दीर्घ स्वर हैं। अब बात की जाए प्लुप्त स्वर के बारे में, जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है उन्हें प्लुप्त स्वर कहते हैं। किसी को पुकारने में या नाटक के संवादों में इसका प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग ज़्यादातर नाटक के संवादों में किया जाता है, जैसे कि हम लिखते हैं ओम। तो ये जो तीन की तरह लिखा जाता है ऐसे, तो इसे ही प्लुप्त स्वर बोलते हैं। इसके उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है और ये दीर्घ से ज़्यादा समय लेते हैं। इसका प्रयोग कब होता है? नाटक के संवादों में। आपने देखा होगा कि कहीं पे इस तरह का अक्षर बना होता है, तो इसे प्लुप्त स्वर कहा जाता है। अब बात की जाए अग्र स्वर के बारे में। अग्र स्वर क्या होते हैं? सबसे पहले हम स्वरों के बारे में जानेंगे, इसके बाद बात करेंगे व्यंजन के बारे में। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्र भाग काम करता है, यानी कि जो जीभ का भाग होता है उसका अग्र भाग काम करता है, उसे ही हम अग्र स्वर कहते हैं। अग्र स्वर कौन से होते हैं? ई, ए, ऐ। ये आप बोल के देखेंगे तो ई, ए, ऐ, इन्हें बोलेंगे तो ये अग्र स्वर यानी कि जीभ के आगे का जो भाग होता है उससे बोले जाते हैं। बात करते हैं मध्य स्वर की। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग काम आता है, जैसे आपको जब आप बोलेंगे, बोल के देखेंगे तो आपको झटके से आवाज़ आएगी बाहर और इसकी कोई मात्रा नहीं होती है। तो ये क्या है? मध्य स्वर है। और पश्च स्वर, बात की जाए पश्च स्वर यानी कि पीछे का। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पश्च भाग काम करता है, जैसे आ, उ, ओ, औ और ये ऑस्कर वाला आ। अब इसकी एक ट्रिक बताते हैं आपको। अग्र स्वर याद कर लिया आपने, मध्य स्वर में तो मध्य में आ होता है। और बात की जाए पश्च स्वर की, तो पश्च स्वर की एक ट्रिक है आओ उल्लू, आओ उल्लू, पीछे पीछे। अब आओ से हो गया आ और ओ, क्या हो गया? आओ से आ और ओ। उल्लू से हो गया ये वाला ऊ और ये वाला ऊ, और पीछे पीछे यानी कि पश्च स्वर। तो हमने सीखा अग्र स्वर क्या होते हैं, ये अग्र स्वर होते हैं। मध्य स्वर में आ आता है और पश्च स्वर में आता है आओ उल्लू पीछे पीछे, यानी कि पश्च स्वर आ और ओ और दोनों ऊ और ये ऑस्कर वाला ओ। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट स्वर के बारे में। बात की जाए मुख द्वारा या मुख विवर के खुलने के आधार पर, ये भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। विव्रत, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है, जैसे आप आ बोलेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, 2 मात्रा का समय लगेगा, ये दीर्घ स्वर होता है, इसे विव्रत बोलते हैं। आप आ को बोल के भी देखिए। अर्धविव्रत, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुलता है, जैसे आ, ए, ओ, औ, ये ऑस्कर वाला औ, तो इसे अर्धविव्रत बोला जाता है। क्या बोलते हैं? अर्धविव्रत। और बात की जाए समव्रत के बारे में, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है, जैसे ई, ऊ, इन्हें आप बोल के खुद प्रयास करें बोलने का, रटने की जगह इन्हें सीखें, खुद से खुद बोल के देखें तो आपको अच्छे से समझ आएगा। जैसे ई है, ई बोला हमने तो मुंह कम खुलता है, अर्ध समव्रत यानी कि आधा। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है, जैसे ए, औ, ए और ओ और ए, इसे क्या कहते हैं? अर्ध समव्रत। दोस्तों हम हिंदी वर्णमाला में ये पूरा लिखा है, इससे समझेंगे। ये जो आ से लेकर अंग आहा तक
ये स्वर होते हैं 11। लेकिन अगर अनुस्वार और विसर्ग को जोड़ दिया जाए तो इनकी संख्या हो जाती है 13। कितनी हो जाती है? 13। अब हम का से लेकर माँ तक, कहाँ तक? माँ तक, इन्हें हम 5 वर्गों में विभाजित कर देते हैं। इन्हें स्पर्शी व्यंजन बोलते हैं या वर्गी व्यंजन। क्या बोलते हैं? स्पर्शी व्यंजन या वर्गी व्यंजन। इनकी संख्या कितनी होती है? 25। इन्हें ऐसे ही लिखा जाता है, जैसे का है, खा है, गा है, घा है, अड़ा। ये का वर्ग हो गया। और चा, छा, जा, झा, या, ये चा वर्ग हो गया। टा, ठा, डा, ढा, डा, ये टा वर्ग हो गया। ता, था, दा, धा, ना, ये ता वर्ग हो गया। पा, फा, बा, भा, मा, ये मा वर्ग हो गया। अब इसकी बात की जाए तो का वर्ग है, ये कहाँ से बोला जाता है? ये कंठ से बोला जाता है। कहाँ से? कंठ से। कहाँ से होता है? कंठ से उच्चरित होता है। चा वर्ग का बोला जाए तो चा वर्ग कहाँ से होता है? तालु से। और टा वर्ग का बोला जाए तो टा वर्ग होता है मूर्धा से। ता वर्ग बोला जाए तो ता वर्ग होता है दंत से। कहाँ से? दंत से। और पा वर्ग की बात की जाए, पा वर्ग का होता है ओष्ठ से। ओष्ठ से। अब हमने सीखा कि का वर्ग कंठ से, चा वर्ग तालु से, टा वर्ग मूर्धा से, ता वर्ग दंत से, पा वर्ग ओष्ठ से। अब आप इसको का को बोल के देखें, झटके से आवाज़ आएगी, यानी कि जो हमारा काकल्य होता है, कंठ होता है, वहाँ से इसका उच्चारण स्थान होता है, वहाँ से स्वर तंत्रियाँ जब झंकृत होती हैं तो कंठ का वर्ग की उच्चारण होता है। चा वर्ग की बात की जाए तो जब चा आप बोलेंगे, बोल के खुद देखिए चा, तो आपकी जीभ है जो तालु में छुएगी। तो चा वर्ग कहाँ से बोला जाता है? चा, छा, जा, झा, या, ये तालु से बोले जाते हैं। अब बात की जाए टा वर्ग की। टा को आप बोलेंगे तो मूर्धा से, यानी कि मुंह से बोलेंगे तो मूर्धा से टा वर्ग रहता है। और ता, था, दा, धा, ना, ये जब ता, था, दा, धा, ना बोलेंगे तो दांत के सहारे से जीभ दांत में टकराएगी, तो ये दंती कहलाते हैं। और पा, फा, बा, भा, मा जब ये बोलेंगे तो हम पा को बोल के देखिए, फा को बोल के देखिए, तो हमारे ओंठ ऊपर का ओंठ नीचे में, नीचे का ओंठ ऊपर में छुएगा, तो ओष्ठ। तो इसका मतलब होता है पा वर्ग ओष्ठ से होता है। इसे आप खुद बोलकर ट्राई करें, रटने की अपेक्षा समझें, खुद प्रैक्टिस करके देखें तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। अब बात की जाए अंतस्थ। अंतस्थ क्यों बोलते हैं? ये इनका स्थान ऊपर से चाहे नीचे से, ये अंतस्थ में स्थित होते हैं, इसलिए इसे अंतस्थ बोलते हैं। अब बात की जाए ऊष्म की। इन्हें ऊष्म क्यों बोलते हैं? ये 4 वर्ण हैं, इनकी संख्या 4 होती है, इनकी संख्या 4 होती है। इन्हें ऊष्म बोला जाता है। सा, स, स, हा, ये ऊष्म होते हैं। इन्हें जब आप बोलेंगे तो मुंह से गर्म हवा बाहर को निकलेगी, तो इसलिए ये व्यंजन ऊष्म कहलाते हैं। अब बात की जाए संयुक्त की, तो संयुक्त व्यंजन में भी 4 आते हैं। कितने आते हैं? 4 संयुक्त होते हैं, 4 है ऊष्म होते हैं, 4 अंतस्थ होते हैं। जैसे कि छ, छ कहाँ से मिला है? का, धन, सा से मिलकर इसका निर्माण हुआ है, इसलिए इसे संयुक्त बोला जाता है, क्योंकि ये 2 व्यंजन के मिलने के बाद इसका निर्माण हुआ। 2 व्यंजन जब मिलते हैं तब इसका निर्माण हुआ, इसीलिए इसे संयुक्त बोला जाता है। अब त्रा, त्रा बोलते हैं हम तो त्रा का किससे हुआ है? ता, धन, रा से। त्रा किससे बना है? ता, धन, रा से। अब बात की जाए ज्या की, तो कुछ लोग इसे ज्ञा बोलते हैं, लेकिन कुछ लोग इसे ज्या बोलते हैं। लेकिन ज्ञा किससे मिलकर बना है? जा और यहाँ से। ये हमेशा हलंत लिखा जाएगा, क्योंकि ये पूरा नहीं होता है, और जब इसमें ये जो मिल गया है व्यंजन दूसरा, तब ये पूरा हुआ। इसी प्रकार सा, इसका भी सीटी वाला सा और रा से मिलकर ये बनता है।
अब बात की जाए आगत स्वर। ये जो ऑस्कर वाला आ है ये अपनी हिंदी का नहीं है, ये दूर से बाहर से आकर मिल गया। जैसे कि हम डॉक्टर लिखते हैं तो यहाँ पर ये लगा देते हैं चंद्र बिंदु की तरह, ये आगत स्वर होता है। आगत व्यंजन आ है, का है, खा, गा, जा, फा, ये मूल 5 हैं। आ को छोड़कर कुल 6 ये क्या है, आगत व्यंजन है। ये आगत स्वर है, ये वाला ऑस्कर वाला, ये व्यंजन है। दोस्तों बात की जाए व्यंजन के बारे में, व्यंजन क्या होता है। स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ड व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, स्वर की सहायता से जो बोले जाते हैं, जो अपने आप में नहीं सक्षम होते हैं, इन्हें स्वर की सहायता से बोला जाता है, तो ये व्यंजन कहलाते हैं। मूलतः व्यंजनों की संख्या कितनी है, 33। कितनी है, 33। यदि द्विगुण व्यंजन को जोड़ देने पर व्यंजनों की संख्या कितनी हो जाती है, 35। अब यहाँ पर ये द्विगुण लिखा है तो आप इसे समझ सकते हैं, द्विमिश 2, द्विमिश 2 और गुण, इसमें 2 गुण होते हैं। ये जो ढक्कन वाला ढा होता है और ये वाला, इसे एक तो अड़ा की जगह पे, ढक्कन की जगह पे यूज किया जाता है, और एक पढ़ाई में, पढ़ाई जो लिखते हैं उसमें, इसलिए इसे द्विगुण कहते हैं। इसका 2 जगह यूज होता है और इसी को हम उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा फेफड़ों से निकलते हुए मुंह के किसी स्थान विशेष, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत या ओष्ठ को स्पर्श करते हुए निकलती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। उच्चारण स्थान के आधार पर स्पर्श व्यंजन के वर्ग, ये 5 वर्ग हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। इसको हम समझ सके हैं, पहले ही समझा चुके हैं लेकिन दोबारा से समझा रहे हैं। कुछ विद्वान चा वर्ग को स्पर्श संघर्षी कहते हैं। क्या बोलते हैं, स्पर्श। आपसे पूछ लिया जाए स्पर्श संघर्षी क्या है, तो चा वर्ग स्पर्श संघर्षी होता है। चा वर्ग क्या होता है, स्पर्श संघर्षी। अब यहाँ पे आपको उच्चारण स्थान बताया जाए। वैसे तो इसकी ट्रिक है कतम दओना, का वर्ग, चा वर्ग, ता वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, कतम दओना। लेकिन इसमें कुछ और भी होते हैं, जैसे कि नासिका, नासिका से क्या बोला जाता है, जैसे अंग, अड़ा और या, और अड़ा और ना, मा। जो का वर्ग के पंचमाक्षर होते हैं, लास्ट के 5 अक्षर होते हैं, उन्हें नासिका से बोला जाता है। और रा और ला, क्या, रा और ला, इसमें आप देख सकते हैं ये नासिका, ये यहाँ पर जो चिन्ह गया है, ये जो पंचमाक्षर हैं इन्हें नासिका से बोला जाता है। रा और ला ये दंत मूल होते हैं। क्या होते हैं, दंत मूल। और टा वर्ग और सा, ये वाला जो सा होता है, ये वाला सड़क वाला सा, ये टा वर्ग और सा ये दंत होते हैं, और वा दंतोष्ट होता है। वा का देखा जाए ये अंतस्थ में भी आता है और ये दंतोष्ट होता है। इसे किससे बोलते हैं, दांत और ओठ की सहायता से बोला जाता है। और बात की जाए ओ, औ और ऑस्कर वाला ओ, इन्हें ओठ और कंठ से बोला जाता है। किससे, ओठ और कंठ से। और री और टा वर्ग और सा, ये वाला, ये सा मूर्धा वाला होता है। और ये सा, ये तालु का होता है, ये वाला सा। और ये सा, ये क्या होता है, दंत।
ये सा क्या होता है? दंत। आपको दंतोष्ठ, कंठोष्ठ इसे याद करने के लिए क्या है, देखो, ए ऐ कंठ तालु छुएंगे, ए ऐ कंठ तालु छुएंगे, ओ औ कंठोष्ठ रहेंगे और बकार दंतोष्ठ रहेंगे। इस प्रकार हमने याद किया था क्या, ए ऐ कंठ तालु छुएंगे, क्या ए ऐ कंठ तालु, ए ऐ कंठ तालु छुएंगे, ओ औ कंठोष्ठ रहेंगे, क्या था? कंठोष्ठ रहेंगे और बकार यानी वट दंतोष्ठ रहेंगे, क्या रहेंगे? दंतोष्ठ। इसे ऐसे याद कर सकते हैं, ए ऐ कंठ तालु छुएंगे, ओ औ कंठोष्ठ रहेंगे, बकार दंतोष्ठ रहेंगे। ऋतु रसानाम मूर्धा से, ऋतु रसानाम यानी कि री और टा और सा, ऋतु रसानाम मूर्धा, और पंचमाक्षर नासिका से बोले जाते हैं। का से लेकर माँ तक जितने भी होते हैं, ये जो लास्ट में लिख के जाते हैं, अड़ा, या, ड़ा, ना, मा, ये पंचमाक्षर बोले जाते हैं, इन्हें नासिका से बोला जाता है। दोस्तों बात की जाए द्विगुण व्यंजन या उच्छिष्ट व्यंजन, क्या द्विगुण व्यंजन या उच्छिष्ट व्यंजन? तो द्विगुण व्यंजन या उच्छिष्ट व्यंजन किसे कहते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। वर्णमाला में जो स्वर, वर्णमाला में जो वर्ण शब्दों के रूप में नीचे अनुस्वार बिंदु के साथ प्रयोग के रूप में लाए जाते हैं, वे द्विगुण व्यंजन कहलाते हैं। अब अनुस्वार क्या होता है? ये अनुस्वार होता है, ये जब नीचे लग जाता है तो उसे द्विगुण कर देते हैं, और ये विसर्ग होता है, क्या ये विसर्ग होता है, ये अनुस्वार होता है। इनके जीभ पहले ऊपर उठकर मूर्धा को स्पर्श करके और फिर झटके के साथ नीचे आ जाती है। इसमें क्या होता है? ड़ा और ढा, ये दो गुण होते हैं और दो होते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? दो। संयुक्त व्यंजन को बता ही चुके हैं, ये चार होते हैं। कितने होते हैं? चार। श, छतरी वाला छ, ये का और सा से मिलके बनता है। तरा, ये ता और रा से मिलके बनता है। ज्या, ये जा और यहाँ से मिलके बनता है। स्रा, ये सा और रा से मिलके बनता है। अब बात की जाए ऊष्म व्यंजन। ये जो सीटी वाला सा होता है, ये तालव्य होता है। ये खटकोड़ वाला होता है सा, ये मूर्धा से होता है। ये जो सा होता है, ये दंतमूल होता है, और इन्हें अघोष महाप्राण कहते हैं। क्या कहते हैं? अघोष महाप्राण। अब आपको अल्प्राण और महाप्राण याद करने हैं। कैसे याद करेंगे? हाँ, ये ऊष्म होते हैं। स्वर तंत्रियां कंठ के भीतर स्थित इसे सघोष महाप्राण कहते हैं। क्या कहते हैं? सघोष महाप्राण हा को। और ये जो सा होते हैं, ये तीनों, इन्हें अघोष महाप्राण कहते हैं और इसे सघोष कहते हैं। अब आपको अल्प्राण और महाप्राण के बारे में भी बता। अंतस्थ व्यंजन, जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं, अंतस्थ व्यंजन या र, ला, व, ये सघोष होते हैं और अल्प्राण भी होते हैं। या वह अर्धस्वर होते हैं, क्योंकि आपने संधि पढ़ी होगी तो उसमें देखा होगा कि या कैसे बनता है, वा कैसे बनता है। अयाद संधि में देखा होगा तो ई और उ मिल के वा बनता है। ई और इसी प्रकार रा क्या होता है? लुंठित होता है। और ला क्या होता है? पार्श्विक। क्या होता है? पार्श्विक। रा क्या होता है? लुंठित। और
अल्पप्राण महाप्राण के बारे में हम आपको बताते हैं। अब बात की जाए महाप्राण की। महाप्राण की बात की जाए तो इनकी संख्या कितनी होती है? 20। कितनी होती है? 20। ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में कम समय लगता है और बोलते समय मुख से कम वायु निकलती है, उन्हें अल्पप्राण व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 20। कितनी होती है? 20। और महाप्राण, महाप्राण को आप देखें तो का से लेकर माँ तक, कहाँ से? का से लेकर माँ तक आप इस प्रकार ऐसे लिख लें। और महाप्राण आप लिखेंगे महाप्राण तो आप देखेंगे महा MAHAPRAN लिखा जाएगा महाप्राण। तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा क्या होता है? महाप्राण। KH, खा से क्या बनेगा? KH, घा से GH, तो ये अल्पप्राण महाप्राण होता है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा। इसको याद करने की ट्रिक क्या है? 25, 2 और 5, यानी कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा और पाँचवा क्या होता है? महाप्राण। पहला, तीसरा और पाँचवा 135 क्या होता है? अल्पप्राण। अल्पप्राण होता है। इस प्रकार हम इसे याद रखेंगे। अगर बात की जाए घोष और अघोष की तो इनकी संख्या कितनी होती है? 31, क्योंकि 25 में से इनमें से आ जाते हैं और अंतस्थ ये भी अघोष में आ जाते हैं और ऊष्म में भी और संयुक्त में भी। आपको बताया जाए कि जो अंतस्थ होते हैं, क्या होते हैं? अंतस्थ व्यंजन होते हैं वो सघोष होते हैं। क्या होते हैं? सघोष। अंतस्थ व्यंजन सघोष होते हैं। और जो सा, सा, हा होते हैं, ये जो सा, सा, सा है यहाँ तक, ये क्या होते हैं? अघोष होते हैं। अघोष होते हैं और इन्हें महाप्राण भी बोला जाता है। क्या अघोष भी होते हैं? ये महाप्राण भी होते हैं और ये सघोष होते हैं और अल्पप्राण होते हैं। यारा लावा सघोष होते हैं और अल्पप्राण। अल्पप्राण होते हैं और सघोष होते हैं। और सा, सा, साहा, सा, 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 ये क्या होते हैं? अघोष होते हैं, महाप्राण होते हैं। और हा ये होता है महाप्राण। महाप्राण हम बता ही चुके हैं, जिसमें एच, जिसकी स्पेलिंग के लिए एच बनेगा उसे महाप्राण कहते हैं। और ये सघोष होता है। हा क्या होता है? सघोष। और अब आपको सरल भाषा में समझाया जाए तो अघोष आ मीन्स मतलब समझिए आ पहले आता है, यानी कि आ आगे। ये जो प्रत्येक वर्ड का प्रथम और द्वितीय ये क्या होते हैं? अघोष। आगे का अघोष, आगे का अघोष और तृतीय, चतुर्थ, पंच ये होते हैं पीछे का सघोष। ये होते हैं सघोष, आगे का अघोष, पीछे का सघोष। और इन्हें आप ऐसे लगा लीजिए पहले का, और इसी में पा, फा ये भी आ गया है, इसी में सा, सा, सा ये भी यहाँ पर जोड़ दीजिए अघोष में। हा क्या हो जाएगा? सघोष। या, रा, ला, वा, हा ये हो जाएंगे सभी सघोष। और पहला, पहला, तीसरा, पहला, तीसरा और पांचवा ये हो जाते हैं अल्पप्राण। और वर्ग का दूसरा और चौथा ये हो जाते हैं महाप्राण।
आप को वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर करें, और नेक्स्ट वीडियो आपको देखते हैं किस पर मिलती है। अच्छे से समझाया जाएगा, आशा है कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ आएगा। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम। और वीडियो को इतना देखा है तो सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दें। धन्यवाद।